हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इन्वेस्टर लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लाइफ साइकिल में क्या फेजेस होते हैं उसे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टर लाइफ साइकिल क्या होता है? तो देखिए, नाम से समझ में जो आ रहा है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके अलग अलग एज टाइम पे उनकी इन्वेस्टमेंट की जो बिहेवियर है या इन्वेस्टमेंट की जो प्रायोरिटीज़ है वो चेंज होती है। मतलब अलग अलग एज ग्रुप में, अलग अलग एज टाइम पीरियड में उनकी इन्वेस्टमेंट के पैटर्न्स में भी चेंजेस आते हैं। डिफरेंट पैटर्न्स होता है, डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। तो उनके इस बिहेवियर को समझना कि अलग अलग एज में उनका क्या क्या बिहेवियर होता है इन्वेस्टमेंट का, उस बिहेवियर को ही हम फेजेस में डिवाइड करके कहते हैं इन्वेस्टर लाइफ साइकिल। सो इन्वेस्टर लाइफ साइकिल क्या इंडिकेट्स करता है? इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को। किसकी इन्वेस्टमेंट बिहेवियर? एक इन्वेस्टर की ओवर द डिफरेंट एज ऑफ देयर लाइफ, उनकी पूरे ऑल ओवर जो उनका लाइफ टाइम है उसके अलग अलग एज टाइम पीरियड में उनका इन्वेस्टमेंट को रिगार्डिंग क्या बिहेवियर है, किस तरह से वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को चूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को समझना ही क्या कहलाता है? इन्वेस्टर लाइफ साइकिल कहलाता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है ना इन्वेस्टर का, वो अलग अलग एज ग्रुप के साथ ना कुछ प्रायोरिटीज़ पे बेस्ड होता है। मतलब क्या क्या वो किन किन चीज़ों को फोकस करके उस अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेते हैं। तो अगर हम उसकी बात समझते हैं तो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक तो एज, जैसे आप समझते हैं कि अगर आप कम एज हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट की जो प्रेफरेंस होगी वो अलग होगी कि हमें क्या कैसे चाहिए, कितना रिटर्न चाहिए, कितना रिस्क हम लेंगे। लेकिन वहीं अगर आप ओल्ड एज में आते हैं, 60+ में आ रहे हैं, 70 में आ रहे हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होगी। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो एक इन्वेस्टर लेता है ना, उसमें एज जो है बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल कंडीशन। तो एज तो ठीक है, भले ही आप एक अच्छी कंडीशन में हैं, एज आप अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप अच्छा रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट तभी कर पाएंगे या रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट तभी करने की सोचेंगे जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होगी। अगर आपके पास अर्ली एज में उतना पैसा ही नहीं है तो आपकी कंडीशन ही फाइनेंशियल ऐसी नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट कर पाए। सारा जो भी आपकी इनकम है वो सारा खर्च होने के में आ जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में आप जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एज तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्पॉर्टेंट है। एंड द थर्ड वन इज व्हाट? फ्यूचर प्लान एंड रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल अपने फ्यूचर में खुद को कहाँ देख रहा है, वो कितना चाहता है। जैसे सपोज करिए कि अगर आप आज खड़े हैं और आज आपके पास कुछ पैसे हैं और आप उसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो पहले आप डिसाइड करेंगे कि आज के 10 साल में मुझे इतना पैसा चाहिए है, आज के 15 साल के बाद मुझे ये चाहिए है। तो पहले तो आप अपना फ्यूचर प्लान डिसाइड करेंगे। उस फ्यूचर प्लान के हिसाब से आप ये देखेंगे कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, मतलब हमारी कंडीशन कैसी होगी, हम रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि हायर रिस्क हायर रिटर्न। आप रिस्क लोगे तो रिटर्न भी ज़्यादा कमा सकते हो। आपके पास रिस्क ही नहीं है तो सेफ जोन में खेलोगे तो सेफ जोन में तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पाओगे ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप शेयर्स मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो ये रिस्की है। हो सकता है पैसे भागे और डबल हो जाए, लेकिन वहीं पे हो सकता है कि आपका खुद का जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने लगाया वो भी ज़ीरो हो जाए। तो क्या है? रिस्क है ना। लेकिन अगर आप ये रिस्क लेते हैं तो इट्स मे बी पॉसिबल, चांसेस हैं कि आप ज़्यादा रिटर्न पाएँ। लेकिन अगर वहीं आप सेफ जोन में खेलें और आप बोले नहीं मैं एक FD करा लेता हूँ, एक MIS करा लेता हूँ, तो आप ऑलमोस्ट 6 to 7% के इंटरेस्ट में ही रह जाएंगे। तो मतलब क्या है कि आपने अपने फ्यूचर को कैसा देखा हुआ है, क्या प्लान कर रखा, उसके अकॉर्डिंग आप रिस्क कितना ले सकते हैं, कितना रिस्क की प्रेफरेंस लिस्ट है आपकी, कि इतना मॉडरेट रिस्क मैं ले सकता हूँ, लो रिस्क ले सकूँगा, या रिस्क चाहिए ही नहीं मुझे। तो वो फैक्टर भी क्या करता है? इंपॉर्टेंट होता है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। सो बेसिकली एक इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है ना, वो इन 3 बातों पर डिपेंड करता है: उसकी एज, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और उसका फ्यूचर प्लान विद देयर रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स, कि क्या रिस्क की प्रायोरिटीज़ है। इन तीनों के बेसिस पे इन्वेस्टर्स का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। सो ओवर द डिफरेंट फेजेस इन्वेस्टर बिहेव डिफरेंटली। तो मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में जो इन्वेस्टर है ना, वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। उनका जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इवन उनके रिस्क टेकिंग बिहेवियर पे, रिस्क कम लेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहीं और करना चाहेंगे, रिस्क ज़्यादा लेना चाहेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहीं और करना चाहेंगे। तो अलग अलग टाइम फेज़ में इन्वेस्टर का बिहेवियर भी अलग अलग होता है और उनके रिस्क के बेसिस पे उनकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी चेंज हो जाती है। इसी पूरे प्रोसेस को, इसी सब चीज़ों को समझना ही क्या कहलाता है? इन्वेस्टर लाइफ साइकिल कहलाता है। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बिहेवियर एक इन्वेस्टर का जो उसके अलग अलग एज टाइम पीरियड पे चेंज हो रहा है, उसको ही हम क्या इंडिकेट करते हैं? इन्वेस्टर लाइफ साइकिल से।
एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर का लाइफ साइकिल। तो अब हम देखते हैं कि इनके कितने फेजेस हैं। सो बेसिकली इन्वेस्टर जो है ना वो 4 डिफरेंट फेजेस से क्रॉस करता है अपनी लाइफ में। तो अगर वो बीइंग एन इन्वेस्टर मतलब आप एक ऐसे पर्सन है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तभी तो हम आपको इन्वेस्टर कह रहे हैं, है ना। तो एक इन्वेस्टर जो पूरी उसकी लाइफ होती है ना उसमें अलग अलग फेजेस में वो जाता है इन्वेस्टमेंट की। वो फेजेस कितने होते हैं? वो 4 फेजेस होते हैं। पहला एक्युमुलेशन फेज, दूसरा कंसोलिडेशन फेज, तीसरा स्पेंडिंग फेज और फोर्थ है गिफ्टिंग फेज। तो एक्युमुलेशन, कंसोलिडेशन, स्पेंडिंग एंड गिफ्टिंग फेज, ये 4 फेजेस हैं जो एक इन्वेस्टर की लाइफ साइकिल में आते हैं। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि ये सारे फेजेस हैं क्या। सो एक्युमुलेशन फेज क्या होता है? देखिए, एक्युमुलेट करना मतलब संचय करना, आप एक साथ एक्युमुलेट करके रख रहे हो। तो एक्युमुलेशन का जो फेज है ना वो अर्ली फेज होता है। बेसिकली अर्ली और मिडिल ऑफ द करियर इन्वेस्टर ट्राइज टू एक्युमुलेट फंड। तो देखिए, अगर इसकी एज कही जाए ना तो एक्युमुलेशन फेज की जो एज होती है वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है। ये मतलब 35 टू 48, 45 के बीच, मतलब उसके अराउंड वो घूमती है। स्टार्टिंग से मतलब 30 से लेके आप 45 तक के अराउंड में आपका एक्युमुलेशन फेज जा रहा होता है। तो ये सबसे अर्ली फेज होता है, सबसे पहला फेज। मतलब आप जब भी अर्निंग शुरू कर रहे हो, अर्निंग से और जब भी आपका इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोचते हो, उस एज से लेके आप 40-45 की एज तक का जो टाइम पीरियड होता है वो बेसिकली क्या कहा जाता है? आपका एक्युमुलेशन एज कहा जाता है। इसीलिए इसको अर्ली और मिडिल ऑफ द करियर कहा जाता है। सो बेसिकली इस फेज़ में आप क्या करने वाले हो? तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होता है ना, वो उनके पास पैसे आते हैं, वो क्या करते हैं? पैसे रखते हैं, लेकिन वो उस पैसे को खर्च करने के बारे में क्या सोचेंगे कि वो अभी नहीं, फ्यूचर में, है ना। तो वो टाइम पीरियड होता है जब इन्वेस्टर्स फ्यूचर के स्पेंड करने के लिए अपने पैसे को एक्युमुलेट करना चाह रहा है, रखना चाह रहा है। अब देखिए, यहाँ पे एक्युमुलेशन और सेविंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सेविंग करना मतलब मैंने बचत करके बस रख ली है, और एक्युमुलेट करना मतलब हम ऐसा फंड इकट्ठा जो कर रहे हैं, जो सेव कर रहे हैं ना, उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जिससे हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिटर्न आने वाला हो। मतलब हमने सोचा कि अगर मेरे पास आज 10 लाख है ना, तो 10 लाख को सेविंग अकाउंट में रखना नहीं है, इस 10 लाख को ऐसी जगह लगा देना है कि 10 लाख का 50 लाख हो जाए, 40 लाख हो जाए, 20 लाख हो जाए, मतलब वो पैसे एक्युमुलेट होकर ज़्यादा हो जाए। तो ये एक्युमुलेशन करना हो गया, राइट। सो यहाँ पे क्या हो गया? इन्वेस्टर क्या करते हैं? फंड्स को एक्युमुलेट करते हैं। किस लिए? ये जो हम इकट्ठा करें कि आज से 5 साल बाद मुझे इतना पैसा चाहिए, 10 साल बाद इतना चाहिए। तो वो क्यों चाहिए? क्योंकि उनको घर, गाड़ी या कुछ और इम्पॉर्टेंट एसेट्स को परचेज़ करना होता है। तो यहाँ पे इस फेज़ में जो होता है बेसिकली जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं वो फंड को एक्युमुलेट कर रहे होते हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपनी लाइफ को पीसफुल स्पेंड करने के लिए, या वो अपने एसेट्स को इंक्रीज़ करने के लिए, चाहे उसमें घर, मकान, बंगला कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इस तरह से अपनी एसेट्स को क्रिएट करने के लिए वो क्या करते हैं? फंड्स को एक्युमुलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अर्ली फेज़ में जब वो फंड्स को एक्युमुलेट करते हैं ना, तो वो क्या होता है? उसको इन्वेस्ट करते हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो कंपाउंडिंग होके होती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट जनरली इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होता है। अब जो आपने अर्ली एज में इन्वेस्ट कर दिया और आप उसे 20 साल 30 साल बाद निकालने वाले हो, तो बट ऑब्वियसली उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, तो वो फंड एक्युमुलेट होकर इन रिटर्न आपको ज़्यादा देने वाला है। तो एक्युमुलेशन फेज़ इन टोटल समझिए तो एक अर्ली फेज़ है। इस फेज़ में इंसान कमाता है और कमाने के बाद वो क्या करता है? अपने पूरे पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता है जहाँ से उसको बहुत फ्यूचर में बहुत पैसा आने वाला हो। और ये यहाँ इस फेज़ में एक्युमुलेट करने का फंड का रीज़न क्या होता है? ज़्यादा पैसा इकट्ठा क्यों करना चाहता है? क्योंकि ये वो फेज़ होता है जब इन्वेस्टर्स अपने लिए एसेट्स क्रिएट कर रहा होता है, अपने बच्चों के लिए सेविंग्स कर रहा होता है। तो कई अलग अलग प्रायोरिटीज़ के साथ, मतलब लेकिन मेन प्रायोरिटीज़ यही होती है। फ्यूचर होता है आपका कि ज़्यादा इकट्ठा कर ले, बच्चों के लिए होता है घर, गाड़ी और ज्वेलरी या अलग इस तरह के एसेट्स जो है, लैंड ज़्यादा परचेज़ करना, इस तरह के एसेट्स को क्रिएट करने के लिए बेसिकली वो इस वक्त एक्युमुलेट कर रहा होता है। क्योंकि वो अर्ली फेज़ होता है ना, तो वहाँ पे उनकी नीड ही नहीं कंप्लीट होती है। तो पहले तो वो जो फंड एक्युमुलेट कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उनकी नीड सारी कंप्लीट हो जाए, जो एक लग्जरियस लाइफ वो जीना चाहते हैं अपने फ्यूचर में, उसकी वो व्यवस्था करते हैं यहाँ पे। तो उसको हम कहते हैं एक्युमुलेशन फेज़। फिर उसके बाद जो हमारा आता है वो कंसोलिडेशन फेज़ आता है। ये 45 टू 60 के अराउंड का एज कहा जाता है। तो 45 टू 60 के एज में इसमें होता क्या है? बेसिकली ये इन्वेस्टर्स के करियर का मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? इन्वेस्टर ज़्यादा करता है, ज़्यादा अर्न कर रहा होता है, उतना ही खर्च भी कर रहा होता है,
और जो भी उसके डेब्ट्स उधार वो सब लेके बैठा होता है, उन सबको वो क्या कर रहा था, पे ऑफ कर रहा था। मतलब इस एज में 45 टू 60 की एज में उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। उसके जो खर्चे हैं, मतलब बच्चों का खर्चा, मैरिज का खर्चा, इस तरह के जो बहुत सारे खर्चे होते हैं ना, वो भी खुल के आ रहे होते हैं सामने। मतलब वो होते हैं जो सामने उसको करने हैं, तुरंत करने हैं। आपकी एकोमोडेशन फेज़ में वो सब के लिए प्लान करना था, यहाँ पे वो सब करने हैं आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका खर्चा भी बहुत हो रहा होता है, और इस तरह के टाइम पीरियड में जितने भी डेब्ट होते हैं उसका पे ऑफ भी हो रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स है ना, वो मॉडरेटली हाई रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाता है और वो कैपिटल को रिजर्व करना चाहता है। लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो इस टाइम फेज़ में, अगर अर्ली फेज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखे होते हैं और बहुत सेफ जोन में रहते हैं ना, तो वो उस केस में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार नहीं होते। इस एज में आने के बाद भी वो रिस्क लेने को ज़्यादा तैयार नहीं होते हैं। बट अगर ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल इस एज में आपका रिस्क जो है ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही होती हैं, अर्निंग भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो इसको हम कहते हैं कंसोलिडेट। ओवरऑल जो एफर्ट्स थे उसके हिसाब से अब काम हो रहा होता है यहाँ पे। सो इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़। तो इस एज ग्रुप में या इस टाइम पीरियड में जो इन्वेस्टर्स है ना, तो वो रिस्क लेने को ज़्यादा तैयार है, क्योंकि वो काफ़ी कुछ समझ चुका होता है इस टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे वो कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, मतलब इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी होता है, ऐसे सिक्योरिटीज़ में जिससे उसको ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला हो, इन सब के लिए वो रेडी होता है। तो ये हमारा क्या होता है, कंसोलिडेशन फेज़। तो इस फेज़ में उनकी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो वो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए हैं, वो इस एज में हम समझ सकते हैं उनको। तो ये होता है क्या कि आप इन्वेस्टर्स को देख रहे हो ना, और इन्वेस्टर्स को देख के, उसकी एज, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस को देख के आप समझ जाते हो कि ये इन्वेस्टर्स का इस वक्त क्राइटेरिया क्या होगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेगा। तो आप जिस टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, या बीइंग इन कंपनी, आप जब अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे हो कि इन्वेस्टमेंट आए आपके पास, शेयर्स या सब कुछ सेल करो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स आपके पार्ट बनने वाले हैं। तो ये वो हो गया इंडिविजुअल के इन्वेस्टर्स का सेकेंड पार्ट, कंसोलिडेशन फेज़। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, स्पेंडिंग फेज़। देखिए अब ये क्या है, स्पेंड करना, सिर्फ खर्चे करना। तो ये फेज़ कौन सा होगा, ये फेज़ होता है रिटायरमेंट का। मतलब अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो 60+ है ना, तो रिटायरमेंट का जो एज है 60-65+ रिटायरमेंट आपकी हो जा रही है। तो रिटायरमेंट के बाद का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, स्पेंडिंग फेज कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टर्स ओवरऑल पोर्टफोलियो इज टू बी लेस रिस्की देन द कंसोलिडेशन फेज। चूँकि आप रिटायर हो चुके हैं, अब आपसे कोई कहे कि कोई रिस्क ले लीजिए और बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और आपको ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए भी नहीं। आप बोलो कि थोड़ा बहुत बताइए जिसमें नॉर्मल इंटरेस्ट आता रहे और मैं आराम से जीऊँ। तो ये क्योंकि आप ना रिटायर हो चुके हो जॉब से, अब आपने जो तो कुछ भी किया है वही आपके पास है, और उस पैसे को अब आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो अब उसके साथ आप रिस्क लेने को तैयार नहीं होगे, क्योंकि अब आपके पास लाइफ इतनी नहीं बची है कि आप वापस से एक्यूमुलेट कर पाओ फंड को। तो जो एक्यूमुलेट आपने करके रखा है, जो रिटायरमेंट के बाद आपको मिला है एक्यूमुलेशन वगैरह से, अब आप क्या करने वाले हो, उसी को सेव करके रखोगे। तो आपका रिस्क लेने का क्राइटेरिया बिल्कुल लोअर हो गया होगा। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज़ की कंपैरिजन आप कम रिस्क लोगे। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स को प्रेफर करते हैं, या बेसिकली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट को, मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ पे रिस्क बिल्कुल ही ना हो, या अगर हो भी तो 2-3% का रिस्क हो, इस तरह के इन्वेस्टमेंट को वो चूज़ करते हैं। अब रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट किसको कहा जाता है, तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मतलब 0% का जिसमें रिस्क हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट कहा जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह को। तो जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह, ट्रेजरी बिल्स वगैरह हो गए है ना, बैंक वगैरह हो गए, इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स को हम कहते हैं रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़, क्योंकि वहाँ कोई रिस्क नहीं है, आपने जो किया उतना मिलना है। तो अब इस टाइम पीरियड पे वो इस तरह की सिक्योरिटीज़, इस तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनकी जॉब चली गई होती है तो उनको पेंशन आ रहा होता है, तो वो अपनी पूरी फंडिंग से ऐसा रिटर्न चाह रहे होते हैं जो फिक्स्ड हो, उनके मंथली पे उनको प्रॉपर तरीके से खर्च करने के लिए आ जाए। मतलब अगर मैं घर बैठी हूँ तो हर महीने जैसे मैं जॉब करती हूँ और मेरे पास पैसे आते सैलरी के, वैसे ही मुझे पैसे मिलना शुरू हो जाए। तो इस वक्त वो लोग फिक्स्ड इंटरेस्ट की सिक्योरिटीज़ को प्रेफर करते हैं कि इसी टाइम पीरियड पे लोग इसीलिए रिटायरमेंट
के बाद के लिए ही MIS वगैरह की बात रखी गई थी कि मंथली इनकम स्कीम, मतलब आपको हर महीने कुछ न कुछ पैसा आता रहेगा, फिक्स पैसा 10,000 20,000 आपको हर महीने आएगा, जिससे कि आपको मंथली खर्चा चलता रहे। क्योंकि इस टाइम पे आपको ऐसी सिक्योरिटी चाहिए जिससे आपकी इनकम बिल्कुल फिक्स हो जाए, आपको पता हो कि मुझे इतना तो हर महीने मिलना ही मिलना है। तो इस तरह की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होता है, लाइक बॉन्ड, डिवेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स, इस तरह की जितनी भी चीज़ें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है उसमें इन लोग स्पेंड करते हैं। सो इन दिस फेज इन्वेस्टर्स नीड सम रिस्की इन्वेस्टमेंट इफ दे हैव एक्स्ट्रा मनी सो दैट फ्यूचर इन्फ्लेशन कैन बी एडजस्टेड। तो उस तरह के इन्वेस्टर्स जिनके पास अपनी इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि भाई रिटायरमेंट के बाद जॉब नहीं रहेगी और हमारी लाइफ को स्पेंड करने के लिए जितना फंड चाहिए उतना प्रॉपर हमारे पास हो, फिक्स्ड इनकम हमें जितनी चाहिए हर मंथ उतनी हमारे पास हो, अब उसके बाद भी मेरे पास अगर एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं तो हम उसको रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि जो इन्फ्लेशन का क्राइटेरिया है ना वो हम एडजस्ट कर। क्योंकि आज अगर मुझे 10,000 मिल रहा है और मैंने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है कि हर महीने मुझे 10,000 मिलेगा, तो आज भी 10,000 मिलेगा, आज के 5 साल बाद भी 10,000 ही मिलेगा। लेकिन 5 साल बाद तो पैसे की वैल्यू वो हो गई रहेगी, पैसे की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई होगी, महंगाई बढ़ चुकी होगी, प्राइसेस इंक्रीज़ कर चुकी होंगी, तो आपका काम 10,000 में नहीं चलेगा, आपको और भी चाहिए होगा, है ना। तो इस तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा फंड होता है, तो उस टाइम पीरियड की इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइसेस बढ़ने वाले हैं उस क्राइटेरिया को मीट आउट करने के लिए वो क्या कर देते हैं और एक्स्ट्रा रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि आज 10,000 मिल रहा है, चलो वो तो ठीक है, पर 5 साल बाद या 2 साल बाद वो 10,000 काम के नहीं होंगे, 10,000 के अलावा भी कुछ मिलने चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा मिलने के लिए ना वो रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अगर उनके पास एक्स्ट्रा फंड होता है तो ये हो गया हमारा स्पेंडिंग फेज, राइट। अब हम लास्ट फेज पे आते हैं, दैट इज़ गिफ्टिंग फेज। अब ये वही है कि आप बिल्कुल सब कुछ हो गया है, फंडिंग है, आप लाइफ के कुछ टाइम पीरियड लास्ट टाइम पीरियड्स में हैं, है ना, एज के एकदम 65 मतलब 70s के एरा में आप चल रहे हैं, 75 के एरा में आप हैं, तो मतलब आप समझिए कि एक ऐसे टाइम पीरियड में है जब लाइफ ऑलमोस्ट एंड होने को आ रही है, चीज़ें हो चुकी हैं। तो इस वक्त इंडिविजुअल बिलीव क्या करता है कि जो भी उसके पास एक्स्ट्रा फंड है ना, अपनी करंट और फ्यूचर के खर्चों को ख़त्म करने के बाद, उसको मीट आउट करने के बाद अगर उसके पास भी और भी फंडिंग बची होती है ना, तो वो क्या करता है, गिफ्ट करना शुरू करता है जिसको ज़रूरत होती है। अगर उसके फ्रेंड्स में कोई किसी बच्चों को या किसी को कोई बिज़नेस शुरू करने के लिए, स्टार्टअप के लिए पैसे चाहिए होते हैं, अगर उनके पास एक्स्ट्रा फंड होते हैं अपनी करंट और फ्यूचर्स को देखते हुए, तो वो सब इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं कि ठीक है आप ले जाओ पैसे, ले जाओ। तो मतलब ये गिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, अपनी चीज़ों को किसी और को देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये चैरिटी पर्पज़ में आ जाता है, क्योंकि इन्होंने कमा लिया, अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट करना था वो सब कर लिया, जितना उनको रिटर्न मिलना था वो भी उनको दिख रहा है। अब उसके बाद रिटायरमेंट के बाद की लाइफ कैसी होती है वो भी वो जी चुके हैं। तो अब जो ये फेज़ होता है ना वो गिफ्टिंग का होता है कि ठीक है अब जो मेरे आसपास के लोग हैं जिनको जो भी नीडी हैं और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े वो उनको दे दें, उनको गिफ्ट करना शुरू करें। तो ये हमारा गिफ्टिंग फेज़ होता है। इसमें ही चैरिटेबल ट्रस्ट और ये सब सोसाइटीज़ वगैरह स्टैब्लिश करती हैं, ठीक है। तो दिस कैन रिड्यूस देयर इनकम टैक्सेस एंड दे आल्सो कीप सम फन इन फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़। तो यहाँ पे कोई फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज़ जो रिस्क टाइम या कुछ भी अनसर्टेन हो सकता है, इन सबको ध्यान में रखते हुए वो सब क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को रिलैक्स करके इजी वे में इंजॉय करना चाहते हैं। जो कि सीनियर सिटीजन के जैसे टैक्स की लाइबिलिटीज़ भी ऑब्वियसली कम हो चुकी होती हैं, सुपर सीनियर सिटीजन हो चुके होते हैं, ये 80+ में जा चुके होते हैं, तो सुपर सीनियर सिटीजन में टैक्स की लाइबिलिटीज़ और कम हो जाती हैं, टैक्स कम पे करना पड़ता है, बहुत सारे रिलैक्सेशन होते हैं, तो टैक्स भी कम देना है, चीज़ें भी आपके लिए बहुत अब कुछ अनसर्टेनिटीज़ बची नहीं हैं। आपको पता है कि आप लाइफ की एंड फेज़ में हैं, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो आपको वो जो अनसर्टेनिटीज़ लाइफ की होती है ना वो भी आपको पता है कि लास्ट टाइम में अब डेथ ही होनी है। तो ऐसे समय पे आपको कुछ और करना नहीं होता है, जो है जितना है कमाया, एंजॉय किया, और अब बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, ये जिनको भी नीडी हैं जिनका आपका मन करता है आप उनको गिफ्ट करना शुरू करते हो। तो ये वो फेज़ होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्वेस्टर नहीं सोचता है बेसिकली, राइट। तो ये हो गया हमारे इन्वेस्टर्स का पूरा लाइफ साइकिल। तो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर 4 फेजेस से क्रॉस करता है। एक तो इसका एक्युमुलेशन फेज़ हो गया, दूसरा कंसोलिडेशन, तीसरा स्पेंडिंग और लास्ट वन गिफ्टिंग फेज़। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और एज ग्रुप जो है वो भी हमने
बता दिया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे लंबा फेज़ जो कहा जाता है वो एक्यूमुलेशन फेज़ कहा जाता है ना। अगर मैं कहूँ कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का सबसे लंबा फेज़ क्या होता है तो दैट इज़ एक्यूमुलेशन फेज़, क्योंकि यहाँ पे आप पूरा अर्न करोगे, फिर इन्वेस्टमेंट करोगे, पूरा ये 45 तक की एज लेके चला जाता है, 45 तक की एज लेके एक्यूमुलेशन फेज़ चला जाता है। तब तक आप खाली क्या कर रहे होते हो, पैसे इकट्ठा कर करके चीज़ों को लगा ही रहे होते हो। अब 40-45 तक की एज में आप देखोगे कि लोग अपने लिए घर बना रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, और अलग अलग एसेट्स में मुझे ये वाली कार चाहिए, ये वाली घर चाहिए, यहाँ पे ज़मीनें चाहिए। वो इस एज ग्रुप में ना यही करने के पीछे पड़े होते हैं। ये फेज़ थोड़ा लंबा जाता है, उसके बाद के फेज़ नॉर्मल जाते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।